डेप्रिसिएशन का थ्योरी ना। हाँ, थोड़ा डेप्रिसिएशन का किया भी तो था हमने, कैसे कैलकुलेट करना है। अगर बीच में एसिड री वैल्यू होता है तो फिर उसका दोबारा से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, वो वाले क्वेश्चंस किए थे ना, याद नहीं है? लिखिए। देखो, AS13 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे किसी कंपनी में हम शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं या डिबेंचर में इन्वेस्ट करते हैं, फिर उस पर इन्वेस्टमेंट्स आर एसेट हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर अर्निंग इनकम। तो हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आती है, इनकम आती है, बाय वे ऑफ डिविडेंड, बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, या फिर रेंटल फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, या फिर किसी और बेनिफिट्स। हम कहीं किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे बेनिफिट के लिए करेंगे, तो उस पूरे की अकाउंटिंग कैसे करनी है वो हम सीखते हैं। कि जैसे एक डिवेंचर है तो वो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक पर्सन के पास रहता है, फिर उस एक पर्सन ने, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सेल कर दिया,
तो फिर उनकी बुक्स में अकाउंट्स हम कैसे करेंगे, कौन किस अपनी बुक्स में डिविडेंड को कितना, इंटरेस्ट को कितना लेकर के आएगा, कितना नहीं लेकर के आएगा, कितने पे उसने परचेज़ करा है, कितनी उसने अमाउंट पे करा है उसको परचेज़ करने के लिए, वो सारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम इसमें सीखेंगे, ठीक है। सो दिस एज डील्स विद द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटरप्राइज. This is ऑपरेटिंग एंड फाइनेंस लीज हम लीज वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, यहाँ पर हम कवर नहीं करते उसको. इन्वेस्टमेंट इन रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान या फिर लाइफ इंश्योरेंस, हम यहाँ पर भी तो इन्वेस्ट करते हैं ना, LIC वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, बट ये वाला AS उसको कवर नहीं करता है. म्यूचुअल फंड में, वेंचर कैपिटल फंड में या फिर बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो भी यहाँ पर कवर नहीं होती है. बेसिकली यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट कवर होती है वो कौन सी वाली होती है, शेयर्स वाली, डिबेंचर वाली. In an
आर्म्स लेंथ प्राइस। आर्म्स लेंथ प्राइस का मतलब कि कुछ उसमें गड़बड़ ना हो, कुछ जितना मतलब फेयर वैल्यू, एक मार्केट वैल्यू पे। आर्म लेंथ प्राइस मतलब एक करेक्ट वैल्यू पे एक विलिंग सेलर और एक विलिंग बायर जिस अमाउंट पे वो एसेट को एक्सचेंज करते हैं वो हमारी क्या है, फेयर वैल्यू है। हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस का मतलब कैसे हो जाएगा, जैसे कि सपोज लैंड एंड बिल्डिंग होती है, प्लांट एंड मशीनरी होती है, वो फिजिकल एग्जिस्टेंस है उनका। नो फिजिकल एग्जिस्टेंस में क्या आएंगे, वही हमारे शेयर्स और डिबेंचर्स। हैविंग एक्टिव मार्केट के मतलब है कि हमारे पास फेयर वैल्यू है। फेयर वैल्यू अभी हमने ऊपर देखा था, एक एक्सचेंज प्राइस है, और नो एक्टिव मार्केट का मतलब कि हमारे पास फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है। ये तो आपको ही पता है, हम क्लासीफाई कैसे करते हैं इन्वेस्टमेंट को, करंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। क्या होगा सर? नीचे Current readily realizable and is intended to be held for not more than 1 year.
क्लासिफिकेशन तो आपको पता ही था, लेस देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर। अब इसको वैल्यू कैसे करना है हमें, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। सबसे पहले ऊपर वाला नोट कर लिया ना, ऊपर तक, करंट इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। ये पहला पॉइंट है इसके अंदर। और दूसरी बात ये कि अगर करंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है तो वो रिडक्शन वाला अमाउंट हम कहाँ पर चार्ज करेंगे, पीएनएल में चार्ज करेंगे। एनी रिडक्शन इज चार्ज टू पीएनएल। अभी आप लेट आए हो ना, आपको एक, अब आप जा कर के ये खोल एग्जॉस्ट फैन चला के आओ। ऐसे चल रहा है। 22 पे क्या हुआ, लेट क्यों हो गए? लिखिए, वैल्यूएशन समझ में आ गया, इजी था। कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, कोई रिडक्शन होगा तो उसे हमें पीएनएल में चार्ज करना है। बी पॉइंट इसका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इसको हम कॉस्ट पे मेजर करेंगे, एट कॉस्ट। इफ देयर इज एनी डिक्लाइन in value other than temporary। other than temporary का मतलब क्या हो गया, परमानेंट डिक्लाइन। हमें क्वेश्चन में ना बताया गया होगा कि परमानेंट डिक्लाइन हो रहा है, टेम्परेरी डिक्लाइन हो रहा है। तो इफ़ देयर इज एनी डिक्लाइन इन वैल्यू अदर देन टेम्परेरी का मतलब परमानेंट डिक्लाइन, देन प्रोविजन फॉर दिस decline needs to be decline made, this decline made and charged to P&L। हम उस एसेट को उस डिक्लाइंड वैल्यू पे तो शो करेंगे बैलेंस शीट में, और वो जितने से डिक्लाइन हुआ होगा उसको कहाँ पर लेकर के जाएंगे, पीएनएल में भी लेकर जाएंगे। यहाँ इसके बाद वाले पॉइंट से आप कंटिन्यू कर लेना। पॉइंट नंबर कौन सा है, 8। कॉस्ट, एक्विजिशन प्राइस प्लस ब्रोकरेज प्लस फीस या फिर ड्यूटीज एक्सेट्रा। कॉस्ट वो हम पढ़ रहे हैं इन्वेस्टमेंट का, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, AS 13। अब उसमें अभी हमने देखा कि हम इन्वेस्टमेंट को कैसे कैटेगराइज करते हैं। एक होता है करंट इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट 1 ईयर से कम वाला, लॉन्ग टर्म होता है अदर देन करंट।
उसका हम वैल्यूएशन देख रहे थे। तो करंट इन्वेस्टमेंट को कैसे वैल्यू करते हैं, कॉस्ट और फेयर वैल्यू। अब इसमें हम कॉस्ट सीख रहे हैं कि कॉस्ट कैसे निकालेंगे। तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे, जिस अमाउंट पे एक तो हमने वो एसेट को लिया होगा वो वाला प्राइस हो जाएगा एक्विजिशन प्राइस। फिर कोई ब्रोकरेज कमीशन वगैरह पे करते हैं हम, तो वो कमीशन ऐड करेंगे, और कोई और फीस या ड्यूटीज़ पे करी होगी तो वो भी हमारे कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, इसमें बस हमें क्या ध्यान रखना होगा कि प्री एक्विजिशन डिविडेंड और इंटरेस्ट will reduce it. प्री एक्विजिशन डिविडेंड या इंटरेस्ट का मतलब है कि जिस दिन हमने इन्वेस्टमेंट खरीदा, बाय किया, उसके पहले तक का जो भी इन्वेस्टमेंट या डिविडेंड उस पर एक्रू किया होगा ना, वो उसे रिड्यूस करेगा। इसको हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन में सीखेंगे कैसे करनी है इसकी अकाउंटिंग। ठीक है, बस प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन का मतलब हमें समझ में आ गया कि प्री जिस दिन हमने बाय करा उससे पहले वाला प्री, और पोस्ट उसके बाद वाला होता है। पॉइंट नंबर 9, रीक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। रीक्लासिफिकेशन मतलब जैसे करंट वाले को हमने क्लासिफाई करा अगर लॉन्ग टर्म, या लॉन्ग टर्म वाले को करंट। When long-term investment are reclassified as current, investments transfers are made at lower of cost or carrying amount. कैरिंग अमाउंट पता है ना सबको क्या होती है। कैरिंग अमाउंट हमने पीपीए में भी ये वर्ड बहुत यूज़ करा था, कैरिंग अमाउंट। जब सब कुछ डेप्रिसिएशन वगैरह माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचती है, कैरिंग अमाउंट। when current investment are reclassified as long-term investment transfers are made at lower of cost और फेयर वैल्यू। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को क्लासिफाई करके उसे करंट इन्वेस्टमेंट क्लासिफाई किया तो हम उसको मेजर करेंगे कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट विच एवर इज़ लोअर पे। अगर हम करंट को क्लासिफाई कर रहे हैं लॉन्ग टर्म पे तो लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू। ठीक,
पॉइंट नंबर 10। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। कोटेड इन्वेस्टमेंट कौन सी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं? वो इन्वेस्टमेंट जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होती है। जो लिस्टेड नहीं है वो अनकोटेड, जो लिस्टेड है वो कोटेड। बस अब एग्जाम्पल करना है। अच्छा, ये बात तो सबको पता ही है। इन्वेस्टमेंट्स हम देख रहे हैं, अभी हमने यहाँ पर लिखा था, क्या नो फिजिकल एग्जिस्टेंस वाले मतलब शेयर्स और डिबेंचर, ठीक है। तो उसमें शेयर्स में सबको पता है डिविडेंड मिलता है जो कि फिक्स नहीं होता, कंपनी दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती। और डिबेंचर पे क्या होता है, इंटरेस्ट मिलता है जो कि फिक्स्ड अमाउंट हमें मिलता ही मिलता है, ठीक है।
अब इसके बाद एग्जाम्पल एक लिखते हैं। यहाँ तक कंप्लीट हो गया? लिख लिया सबने? रूशल लिख लिया? देखो, सपोज ये हमने टाइमलाइन बनाई एक पूरे फुल फाइनेंशियल ईयर की। अब जो कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसके उन्होंने इशू करके रखे हैं 10% डिबेंचर, और उन 10% डिबेंचर पे हमें समझ में आ रहा है कि डिबेंचर जितने भी है उस पर 10% का इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा। और वो इंटरेस्ट कब कब कंपनी पे कर रही है, एक तो 30 सितंबर को और एक 31 मार्च को। मतलब कंपनी की क्या पॉलिसी है कि हर 6 महीने में वो डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे करती है। ठीक, अब सपोज मिस्टर ए ने ये वाले डिबेंचर्स खरीद के रखे थे, उसके पास कितने डिबेंचर थे, 1000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच उसके पास थे। और फिर उसने वो डिबेंचर ना 31 अगस्त 2023 में मिस्टर बी को सेल कर दिया। ठीक, अब मिस्टर ए के पास इतने टाइम पीरियड के लिए थे और 31 अगस्त को उसने मिस्टर बी को सेल कर दिए। और जैसे ही फिर 30 सितंबर आया होगा तो 30 सितंबर पे किसके अकाउंट पे इंटरेस्ट मिल गया होगा, मिस्टर बी के अकाउंट में इंटरेस्ट मिल गया होगा। कितना इंटरेस्ट उसको रिसीव हो गया होगा बताओ, कितना इंटरेस्ट, अमाउंट कितना, अमाउंट में कितना इंटरेस्ट उसको रिसीव हो गया होगा। अमाउंट 10,000 कैसे, 1000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच और उस पर 10% का इंटरेस्ट रेट। हाँ, और प्लस, और फिर उसके बाद और मल्टीप्लाई हमें किससे करना है, 6/12 से। तो फिर कितना आ गया, 5000 हमारा उसके पास इंटरेस्ट रेट आया होगा, ये है ना। मतलब 30 सितंबर को मिस्टर बी के अकाउंट में 5000 एज इंटरेस्ट आ गए। लेकिन मिस्टर बी ने तो ये वाले डिबेंचर कितने महीने के लिए होल्ड करके रखे थे, सिर्फ 1 महीने के लिए होल्ड करके रखे थे। और उसने 1 महीने के लिए होल्ड करे थे और उसको इंटरेस्ट मिल गया कितना, 6 महीने का। गलत है ना। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का इंटरेस्ट किसके पास जाना चाहिए था, मिस्टर ए के पास जाना चाहिए था। और इतने अमाउंट का इंटरेस्ट किसके पास जाना चाहिए था, मिस्टर बी के पास जाना चाहिए था। लेकिन जो कंपनी है एक्स लिमिटेड, वो ये थोड़ी देखिए कि इस पूरे 6 महीने में कितने दिन के लिए किसके पास मेरे डिबेंचर थे और फिर मैं उसको पेमेंट करूं। उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो 30 सितंबर को कौन शो रहा होगा, मिस्टर बी शो रहा होगा फॉर 1000 डिबेंचर्स, तो उसने तो उसी को पेमेंट करनी है। इसलिए इस दिन जब 31 अगस्त को मिस्टर बी ने मिस्टर ए से डिबेंचर खरीदेगा वो, तो उसको डिबेंचर की पेमेंट तो वो करेगा ही करेगा, साथ में वो इंटरेस्ट की पेमेंट भी करेगा। इसका मतलब कि वो उसने और कितनी और पेमेंट करी होगी, 1000 ऑफ 100 ईच, 10%, 5 मंथ्स, इतनी और उसने पेमेंट उसको कर दी होगी। तो अब यहाँ पर तो उसने पहले ही पेमेंट कर दी,
और फिर जब इसके पास इंटरेस्ट रिसीव हुआ 5000 का, तो ऑटोमेटिकली वो अमाउंट एडजस्ट हो जाएगा उसके पास, है ना। तो मतलब कि ये कंपनी को नहीं करना होगा, ये कौन करेगा, मिस्टर बी और मिस्टर ए आपस में सेटलमेंट करेंगे, ठीक है। अब ये जो हमने किया है ना, अब इसके अंदर कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट मतलब अमाउंट गिवन होगा, एक्स इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट अमाउंट गिवन होगा, या फिर कम इंटरेस्ट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट अमाउंट गिवन होगा। तो हमें पूरी वो टेबल बनानी होगी और फिर पूरी अकाउंटिंग करनी होगी, कितने कितने अमाउंट के डिबेंचर्स, उस पर कितना इंटरेस्ट, फिर कितना टोटल अमाउंट। डिबेंचर्स आ रहे होंगे तो उसको इंक्रीज़ कर देंगे, है ना, बैंक में इंक्रीज़ कर देंगे, चले जाएंगे तो बैंक में कम कर देंगे, फिर उसकी इंटरेस्ट की किस हिसाब से इंक्रीज करेंगे, तो वो पूरा हमें सीखना है, ठीक। ये वाला एग्जाम्पल समझ में आ गया सबको, इसको एक बार लिख लो बस। ये वाला अमाउंट भी बता दो कितना आएगा। ठीक है, अब अगर एक बात और, अब यहाँ पर एक बुक से मिस्टर ए की और एक बुक से मिस्टर बी की। अब अगर आपसे ये पूछा गया कि मिस्टर बी ने क्या एंट्री करी होगी, तो आप जर्नल एंट्री में क्या लिखोगे, मिस्टर बी ने अपनी बुक्स में क्या एंट्री करी होगी, सोचो। डिबेंचर उसके लिए इन्वेस्टमेंट है ना, डिबेंचर उसके लिए इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो उसने क्या किया होगा, डेबिट किया होगा, साथ में उसने इसके लिए पेमेंट करी होगी। तो वो जब पेमेंट कर रहा होगा तो एक तो उसने ये वाली पेमेंट करी होगी जो कॉस्ट निकल के आ रही है, प्लस उसने कितनी और पेमेंट करी होगी, 4167 अमाउंट की पेमेंट करी होगी, है ना। तो उसकी जर्नल एंट्री मिस्टर बी की बुक्स में हम करें अगर, तो जर्नल एंट्री उसने क्या पास करी होगी, 10%, नहीं सॉरी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। अब टू बैंक में कितना अमाउंट आएगा, ये सबसे पहले तो ये बताओ। 1000 इंटू 100, 1 लाख प्लस 4167, तो ये कितना हो गया, 104,167 इतना। लेकिन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कितना लिखेंगे हम, सिर्फ 1 लाख ही तो लिखेंगे, है ना, और बाकी का अमाउंट किस में जाएगा, इंटरेस्ट। इस तरीके से, ठीक है। पूरा केस समझ में आ गया क्या चल रहा है इस पूरी स्टडी में। ठीक है, यहाँ से तो लिखना शुरू कर लेते। आज आपका बर्थडे है, कब था, 2 दिन पहले। हैप्पी बिलेटेड बर्थडे। पार्टी पार्टी टॉफी चाहिए, 2 कैंडी। उसने दी थी ना, रूपम ने।
लिख लिया। अब एक बात बताओ, अब ये वाली एंट्री हमने किस दिन पे करी होगी? 31 अगस्त पे करी होगी, है ना? और 30 सितंबर में भी तो बी की बुक्स में कुछ एंट्री हुई होगी। वो क्या एंट्री हुई होगी? ओह सॉरी, सितंबर क्यों लिख दिया? ये एंट्री हुई है 31 अगस्त, और फिर 30 सितंबर को इंटरेस्ट रिसीव हुआ होगा इसको कितना? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 5000 5000, तो ऑटोमेटिकली अमाउंट उसका पूरा एडजस्ट हो गया, है ना? एक ये लास्ट वाली एंट्री भी लिख लो, फिर हम आगे करते हैं। क्या बोल, आज क्लास 2 बजे तक है। 2 घंटे अकाउंट्स, 2 घंटे लॉ। लॉ का चैप्टर कंप्लीट करना है, जब लॉ का चैप्टर हो जाएगा फिर चलेगा। अब तो पढ़ना पड़ेगा ज़्यादा ज़्यादा, अब तो हो गया, अब तो इतना टाइम निकल गया। हो गया। तो हमें जर्नल एंट्री समझ में आई इससे करने से? पहली जर्नल एंट्री देखो, हम एंट्री ये दोनों एंट्रीज ना ऐसे मिला, वैसे तो ऐसे करी तो वो ठीक है, करेक्ट है, लेकिन हमें इसको कैसे करनी होगी? फॉर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट हम क्या लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, और यहाँ पर लिखेंगे फॉर परचेज ऑफ इंटरेस्ट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहाँ पर ये डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि ये एसेट है, और यहाँ पर इंटरेस्ट क्यों डेबिट हो रहा है? क्योंकि ये क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो भी तो डेबिट होता है ना। हो गया। हाँ, परचेज, उसके पास पूरा इंटरेस्ट आ रहा है ना 5000 का, इसलिए वो ऐसा लिख रहे हैं कि अकाउंट मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में यही लैंग्वेज लिखी है। लेकिन आपको समझ में तो आया ना कि लॉजिकली चल क्या रहा है पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। आप सबके बीकॉम के ख़त्म हो गए एग्ज़ाम? अभी तक नहीं हुए? बैक? बीकॉम में बैक कौन है? आपके भी ख़त्म? आपके भी शुरू नहीं हुए? ये कौन सा पॉइंट था? पॉइंट नंबर 11, 10 तक हमने लिखा था ना, ये 11 हो गया। 12th। हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट, अभी अभी हमने लिखा भी था कॉस्ट के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर हम
कम इंटरेस्ट और एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट वो इंक्लूड करता है। तो अगर हमारे पास गिवन है परचेज प्राइस कम इंटरेस्ट, ठीक है, इसका मतलब क्या गिवन है, परचेज प्राइस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, इसमें से माइनस करेंगे अगर हम इंटरेस्ट तो हम किस अमाउंट पर पहुंचेंगे, परचेज प्राइस एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट। जब हम कोई सामान परचेज कर रहे होंगे तो ब्रोकरेज हमने पे किया होगा, तो उसकी वजह से हमारी कॉस्ट क्या हो गई होगी, बढ़ गई होगी। तो ऐड क्या कर रहे होंगे हम, ब्रोकरेज कमीशन। और ये जो ब्रोकरेज कमीशन है ना, ये परसेंटेज किसका परसेंटेज होगा, ऑन परचेज प्राइस। गिवन इन क्वेश्चन। प्लस टैक्सेस, ड्यूटीज, कोई लीगल एक्सपेंसेस। अगर ये किसी का परसेंटेज बोला होगा तो वो परसेंटेज हम किस अमाउंट में निकालेंगे, जो हमने यहाँ पर ये परचेज प्राइस कैलकुलेट किया होगा ना, इस पे निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ऑन परचेज प्राइस एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट। यहाँ पर ये जो दो पॉइंट्स है ना, ये किसके ऊपर कैलकुलेट करना है वो इम्पोर्टेंट है। अभी हम करेंगे इसके भी क्वेश्चन। लिख लिया, एग्जाम्पल नंबर 1 वो था, 2 एग्जाम्पल नंबर 2। एक्स परचेज्ड, मयंक लिख लो, यहाँ से तो लिख लो। क्या रजिस्टर भर गया आपका पूरा, तो बस अब सुनोगे बैठ के। एक्स परचेज्ड इन्वेस्टमेंट in 14% government bonds. On 1st of February 2023 for 98 each कम इंटरेस्ट। मतलब ये जो अब हमारे पास अमाउंट गिवन है, ये है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। और इस बॉन्ड की फेस वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज ₹20,000। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन हमें इतने से क्या समझ में आ रहा है कि 98 तो उसका कम इंटरेस्ट प्राइस है, और फेस वैल्यू का यहाँ पर पूरा अमाउंट गिवन है 20,000। तो यहाँ पर फेस वैल्यू पर बॉन्ड कितनी रही होगी, 100 रुपीज़। तो मतलब ये जो 20,000 है क्या एक्चुअल में 200 बॉन्ड ऑफ ₹100 ईच है। और ये जो 98 अमाउंट गिवन है वो है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट वाला अमाउंट, जो कि 1 फरवरी में था, ठीक है, जब हमने इन्वेस्टमेंट को परचेज करा था। समझ में आया इतना क्वेश्चन।
आगे इंटरेस्ट डेट आर 30th September and 31st March. ब्रोकर कमीशन भी गिवन है. ब्रोकर कमीशन इज 5%. स्टैम्प ड्यूटी गिवन है 1%. और यहाँ पर हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है. ब्रोकर कमीशन 5% गिवन है, मतलब वो हम कैलकुलेट करेंगे परचेज प्राइस गिवन ऑन द क्वेश्चन. और ये जो स्टैम्प ड्यूटी है वो कहाँ पर आता है, इस वाले पॉइंट में कवर होगा. तो वो हम किस पे निकालेंगे, इस वाले प्राइस पे निकालेंगे. ठीक है, क्लियर हो गया. अब इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, मतलब AS13 के आपके पास जितने भी क्वेश्चन आए ना, ऐसा मैं बोलूँगी कि एक बार टाइमलाइन बना करके हम करेंगे ना तो गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं. क्योंकि यहाँ पर तो डेट्स कम है, लेकिन और क्वेश्चन बड़े आएंगे तो और ज़्यादा डेट्स आएगी. फिर इस दिन इंटरेस्ट पे करा है, इस दिन हमने ख़रीदा है, फिर इस दिन दूसरा बेचा है, तो ऐसे ना बहुत सारी डेट वाले क्वेश्चन होते हैं ये. तो इसमें टाइमलाइन बना लेते हैं. ये पूरा लिख लिया. ईयर है हमारे पास 1st of Feb. एक सेकेंड. फर्स्ट फरवरी यहाँ पे होगा. इस दिन तो परचेज करने की डेट है. हमने कितने परचेज करे हैं, फेस वैल्यू कितनी है, 200 बॉन्ड्स ऑफ ₹100 ईच. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 200 बॉन्ड्स. और इस डेट पर हमारे पास कौन सा प्राइस गिवन है क्वेश्चन में, कम इंटरेस्ट वाला प्राइस गिवन है जो कि है ₹98. और दूसरी चीज़ जो हमारे पास गिवन है वो ये है कि 30th सितंबर और 31st मार्च को कंपनी इंटरेस्ट पे करती है. तो इंटरेस्ट पे करती है कब कब, एक इस दिन और एक इस दिन. इंटरेस्ट ठीक है. अब बस जो हमने पिछला फॉर्मेट लिखा था ना कॉस्ट कैलकुलेट करने का, इस वाले पूरे फॉर्मेट में हमें क्या अमाउंट्स पुटअप करनी है सारी. इसे क्वेश्चन समझ में आ गया ना, सबको क्लियर है. आगे सबसे पहले हमें क्या लिखना है, परचेज प्राइस कम इंटरेस्ट. तो लिख लेते हैं परचेज प्राइस कम इंटरेस्ट. कितना आएगा बताओ, किसको किससे मल्टीप्लाई करें, 98 को किससे, 200 मल्टीप्लाई बाय 98. 19,600. अब इसमें से हमें क्या माइनस करना था, इंटरेस्ट माइनस करना था परचेज प्राइस एक्स इंटरेस्ट पे पहुंचने के लिए.
कितने महीने का इंटरेस्ट, देखो इस दिन हमने बॉन्ड्स को परचेज करा, ठीक है, इसके बाद का जितना भी इंटरेस्ट होगा वो तो हमारा इंटरेस्ट होगा, लेकिन इसके पहले का जितना इंटरेस्ट होगा वो उसका होगा जिसके पास पहले थे बॉन्ड्स, ठीक है। तो इस वाली डेट पे हमने परचेज करा है और हमें ये पता लग रहा है कि लास्ट कंपनी ने इंटरेस्ट कब पे करा होगा, 30 सितंबर को पे करा होगा। तो यहाँ तक का तो जिसके पास होना था उसके पास होगा, तो हमें जो एडजस्टमेंट करनी होगी वो इतने टाइम पीरियड की करनी होगी। मतलब सितंबर से फरवरी तक कितने मंथ्स हो गए, अक्टूबर नवंबर, 4 महीने हो गए। तो फिर इंटरेस्ट हमेशा हम किस पे निकालते हैं, फेस वैल्यू पे निकालते हैं। तो बताओ 200 बॉन्ड 100 रुपये के, क्योंकि हमें किस पे निकालना है, फेस वैल्यू पे निकालना है। इंटरेस्ट है कितना, 14% इंटरेस्ट है, 14% इंटरेस्ट है। और कितने महीने के लिए, अभी हमने कैलकुलेट करा 4 मंथ्स के लिए। $933 आया, 933। तो इसको माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, हाँ ठीक है, परचेज प्राइस एक्स इंटरेस्ट आ जाएगा, परचेज प्राइस एक्स इंटरेस्ट। कितना आएगा, 1865। ठीक, अब हमारे पास क्या करना था, हमें जो बाकी की जो अमाउंट्स है जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है वो हमें ऐड करनी थी। तो हमारे पास 2 चीज़ गिवन थी, एक था ब्रोकर का कमीशन और एक था स्टैम्प ड्यूटी। अब हमें ये ध्यान रखना है कि 5% और 1% किस अमाउंट पे हमें निकालना है, यहाँ पर ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। सबसे पहले हम क्या ऐड करेंगे, ब्रोकर का कमीशन, ब्रोकर्स कमीशन कितना परसेंट है, 5%। 5% ऑफ व्हाट, 5% ऑन परचेज प्राइस गिवन इन द क्वेश्चन। तो मतलब हम किस पे निकालेंगे, 19,600 का 5%, ठीक है। कितना आ जाएगा, 980 आया। फिर हमें क्या ऐड करना है, स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी कितनी परसेंटेज है, 1%। लेकिन 1% किसका, ड्यूटी, टैक्सेस या फिर कोई लीगल एक्सपेंस है किसका, एक्स इंटरेस्ट वाले परचेज प्राइस का, मतलब 18,667 का 1%। कॉस्ट 18,667 प्लस 980 प्लस 187, 19,834। क्लियर हो गया, पूरा कॉस्ट निकालनी आ गई। अब इसके बाद अगर हमें जर्नल एंट्रीज भी करने को बोला तो हम कौन सी 2 जर्नल एंट्रीज क्या पास करेंगे, सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, उसमें हम अमाउंट कितना लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 19,834 है ना, 19,834। ये वाला अमाउंट इंटरेस्ट तो हमने माइनस किया हुआ है ना, 19,834। और फिर दूसरी एंट्री क्या करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, और उसमें क्या लिखेंगे, हमारा एक्सपेंस 933, ठीक है। तो लिख लो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 19,834
19,834. Interest account debit to bank. $93393. डन? अच्छे से समझ में आ गया? अब एग्जाम्पल नंबर 3. करो ना बैठ के. दो मिनट का ब्रेक ले लो. अभी तो बोरिंग नहीं चल रही है क्लास. बोरिंग लग रही है क्या? हाँ निकल रहा है उसके मन से, अंदर से, उसकी आत्मा से हाँ निकल रहा है. ये क्वेश्चन तो आप लोग खुद कर सकते हो. नहीं उस वाले बोर्ड पे. आ जाओ. आओ चलो. लिखो अब. हो गया ब्रेक ओवर. मयंक लिख लो, कोई पेजेस पे लिख लो. पेजेस भी नहीं है क्या किसी के पास? क्या? फिर चेंज हो जाएगा ना, छोटे बड़े हो जाएंगे.
चिपकाने प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास से पहले लिख के लाओगे, ठीक है? क्योंकि आज ये वाला यस ख़त्म नहीं होगा, जिसके टाइम लगेगा, एक क्लास और लगेगी शायद। हाँ हुई थी। आपका बीच में बहुत सारा छूटा हुआ है। कम से कम बहाने अच्छे मारा करो। हाँ। लास्ट ईयर इसकी मतलब मूवी पॉलिसी फ्री होती है, फ्री हो गया तो बोर हो गया तो कहीं पास से निकल जाता, पानी जा पानी से निकल जाता, पानी जा है ये रूम ठंडा ही नहीं होता, मोबाइल पे पढ़ना ही नहीं होता, रूम मोबाइल पे पढ़ता उसमें हो रहा बढ़िया आपको। इसकी सबसे पहले टाइमलाइन बनाओ, फिर सॉल्व करो इसको। ठंडा नहीं होता रूम में, ये हटा दो, ये पूरा गेट है ना, बीच बढ़िया में। हुआ। क्वेश्चन लिख लिया सबने? इतना कॉपी कर लिया? मैं को छोड़, रूशिल आपने कर लिया तो करो। हाँ एक से काम मिल जाएगा, बेचारे उनको वहाँ भी बिठा दो। वहाँ पे ज़्यादा बच्चे हैं। यहाँ तो हटी जाएंगे, तीन से तीन आती है, आ जाएंगे ऐसे हम सब करनी बहुत इसी हो रहा है उसको लिख लिया? समझ में आया क्वेश्चन सबको? टाइमलाइन बनाओ फिर, चलो। नहीं, आधा महीना और 1.5 ले लो। इंटरेस्ट, सबसे पहले इंटरेस्ट डेट्स मार्क कर लेते हैं, 30 सितंबर और 31 मार्च, यहाँ पे और यहाँ पे इंटरेस्ट और यहाँ पर इंटरेस्ट। फिर और क्या है? गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेज करे गए हैं 15 नवंबर को, मतलब सितंबर के बाद 15 नवंबर को परचेज़ करे हैं। कितने बॉन्ड्स परचेज़ करे हैं बताओ? 250। उनका कम इंटरेस्ट प्राइस हमारे पास गिवन है 102.5। टू फाइव 125 एक्स इंटरेस्ट ना? हाँ ठीक है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या लिखना है?
इंटरेस्ट की कैलकुलेशन बताओ मयंक, बताओ। सोचो। सबसे पहले तो फेस वैल्यू, नहीं सबसे पहले फेस वैल्यू कितनी है, इंटरेस्ट तो फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे, तो 250 तो बॉन्ड्स है और फेस वैल्यू कितनी है 100। फिर उसके बाद कितने परसेंट का इंटरेस्ट है, कितने परसेंट इंटरेस्ट है, 16%, ठीक है 16%। और टाइम पीरियड कितना आएगा, कहाँ से कहाँ तक का टाइम पीरियड आएगा, सितंबर से 15 नवंबर, तो कितना हो गया, अक्टूबर, और अक्टूबर फुल मंथ और नवंबर आधा महीना, तो 1.5 डिवाइडेड बाय 12 कितना आ गया, ये 500। कमीशन हमारे पास कितना है 3%। बताओ रुशिल 3% कमीशन हम किस अमाउंट पे कैलकुलेट करेंगे, इस पे 25625 मल्टीप्लाई बाय 3%, कितना आ गया 769 प्लस टैक्स 6% किस पे, इस वाले अमाउंट पे 25125 का 6%, तो 08 हो गया, प्लस कर देंगे कॉस्ट आ जाएगी, कितना आ रहा है प्लस करिए 2 ठीक है, इसको राउंड ऑफ कर लेंगे तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है ना। टू आएगा, तो फिर एंट्री क्या हो जाएगी हमारी इन, अच्छा कोई बात नहीं, 1 रुपये से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो 0.5 था तो अपर राउंड कर सकते हैं, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 27402, फिर सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक 500। ठीक है, हाँ इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 27402, फिर इंटरेस्ट टू बैंक 500। ये वाली जो कैलकुलेशन है और ये जो एंट्रीज हमने करी, ये हमने किसकी बुक्स में करी है, गोपाल की या श्याम की, जिसने परचेज करा है, ठीक है ये बात ध्यान में रखना है, जिसने परचेज करा है, किसने परचेज करा है, गोपाल ने। यहाँ पर लिख लो ऊपर कि हमने किसकी बुक में एंट्री कर रहे हैं, हमने बायर की बुक्स में एंट्री करी है। किसने किसने की है, क्या नाम था, गोपाल। अगर हमें सेलर की बुक्स में करनी हो तो अब हमें कैलकुलेशन भी एक बार और करनी पड़ेगी, दोबारा कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है सेलर की बुक में। देखो अब दोबारा सेलर कौन है, श्याम। अब सबसे पहले तो इसमें हमारे पास क्या है, यहाँ पर तो ये परचेज प्राइस कम इंटरेस्ट था, यहाँ पर ये इसका क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस कम इंटरेस्ट है ना।
ये इसका बन जाएगा सेलिंग प्राइस कम इंटरेस्ट। कितना आ गया था? सेम वही 25625। फिर इसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, एक्स इंटरेस्ट पे जाने के लिए इंटरेस्ट माइनस करेंगे, कितना? 500। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस एक्स इंटरेस्ट। कितना आएगा अमाउंट? 25125। ठीक है। फिर इसके बाद सेम वही कमीशन, कितना? 3% ऑफ 25625 कितना आया था? 769 आ गया था। तो अब ये जो कमीशन है, ये इसकी तो कॉस्ट बढ़ती थी तो हम ऐड करते थे। अब इसमें कमीशन हम ऐड करेंगे, हम सबट्रैक्ट करेंगे? सोचो। यहाँ पर तो इसको कुछ प्राइस मिल रहा है ना, है ना, मतलब इसको तो पैसे मिल रहे हैं, वहाँ तो वो पे कर रहा था तो उसको उतना और एक्स्ट्रा पे करना होता था। जब कमीशन के लिए उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता था तो यहाँ पर हम कॉस्ट में कमीशन ऐड करते थे। लेकिन यहाँ पर सेलर को तो प्राइस मनी मिल रहा है, रिसीव कर रहा है वो, तो यहाँ पर जब वो कमीशन वो पे करेगा तो इसका ये जो प्रॉफिट है, मतलब सेलिंग प्राइस है, तो रिड्यूस होगा ना। तो कमीशन तो एक्चुअल में इसका माइनस करेंगे यहाँ पर। समझ रहे हो डिफरेंस? बायर के बुक्स में कमीशन ऐड होगा और सेलर के बुक में कमीशन माइनस होगा। हाँ लिखना है, बिल्कुल लिखना है। कितना आएगा फिर अमाउंट? 24356। मतलब जो सेलर है उसको अल्टीमेटली कितना पैसा मिलेगा? 24356। ठीक है। हाँ नहीं, टैक्स तो वो पे करेगा जिसने खरीदा है। देखो यहाँ पर हाँ वो तो देखो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि जो ब्रोकर है, ठीक है, सपोज़ करो इसे हम इन्वेस्टमेंट छोड़ देते हैं, हम इसको ना एक हाउस की तरीके से लेकर के देखते हैं। तो जो घर बिकवा रहा है और जिसको खरीदवा रहा है, दोनों से कमीशन लेगा ना वो, है ना। सिर्फ एक पार्टी से कमीशन थोड़ी लेगा, दोनों से कमीशन लेगा वो। एक जो प्राइस मनी पे कर रहा है उसके लिए प्राइस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जो रिसीव कर रहा था उसमें से उतना पैसा वो जब ब्रोकर को निकाल करके देगा तो उसे मतलब कम अमाउंट उतने से रिसीव होगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर हमने ऐड कर दिया और यहाँ पर हमने सबट्रैक्ट कर दिया। लेकिन अब टैक्स भी अगर हम दोनों जगह लगाएंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी टैक्स की। हाँ पर 500 है उसमें भी टैक्स आना चाहिए क्योंकि वो भी इंटरेस्ट है। इसका तो वो देती है ना कंपनी, कंपनी पे करती है ना। नहीं, कंपनी पे करती है। ठीक है। सर से पूछ लेना, टैक्स वाले सर से पूछना है क्वेश्चन अब, मैं सर से। दोनों पे करेंगे तो एक ही अमाउंट की डबल काउंटिंग हो जाएगी। जो 500 रुपये इंटरेस्ट है वो इसके हुए होंगे सेलर के, है ना, क्योंकि इसने तो एज एन एक्सपेंस वो पे करा है। यहाँ पर हमने एंट्री करी थी ना इंटरेस्ट टू बैंक। 500 इसने उसको दिए हैं सेलर को। हाँ पर जो 500 रुपये उसमें इसने अपना इंटरेस्ट निकला वो नहीं दिया, टैक्स नहीं दिया 500 रुपये, तो 500 रुपये का जो हो गया उसको पैसा नहीं दिया, टैक्स नहीं दिया। अभी कहाँ हुआ? अभी आधा घंटा है, 12 बजे तक है क्लास। क्या? अभी तो बुक के क्वेश्चन भी तो करना है अभी।
पैरेलल कराना बहुत है। इंट्रोड्यूस करते हैं। अच्छा यहाँ पर इसकी एंट्री भी तो करो। अच्छा एक बार इसकी एंट्री, सेलर की बुक्स में एंट्री क्या होगी बताओ। इसको अमाउंट रिसीव हो रहा है तो बैंक टू इन्वेस्टमेंट जा रहा है, तो एंट्री टू फोर थ्री फाइव सिक्स। फिर बैंक बारह बजे ब्रेक ले लेना, 25 मिनट्स और पढ़ लो। लिख लिया, ये एंट्री लिख ली। आगे करें। अब ये जो हम पूरा कर रहे हैं ना टेबल के फॉर्म में, सॉरी ऐसे फॉर्म में, मतलब ऐसे कैलकुलेशन, हमें इसका वो भी बना करके दिखाना होगा, अकाउंट। दूसरे लिख लो, वैसे इतने दिनों के बाद आए हो। सेव किया था मैंने, मैंने क्या बताया इंटरेस्ट कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहे तो एंट्री क्या करते हैं हम, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, परचेज की एंट्री होती है। तो अब हमने कोई इन्वेस्टमेंट अगर परचेज करी होगी तो हम एंट्री क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहाँ पर फेस वैल्यू लिखेंगे, इंटरेस्ट लिखेंगे, कॉस्ट लिखेंगे। हाँ, इंटरेस्ट हमारा क्या होता है, एक्सपेंस होता है। अगर हमने इन्वेस्टमेंट सेल करते तो एंट्री क्या करते हैं हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाय बैंक। ठीक है, इसमें इंटरेस्ट भी की एंट्री भी होती है। हाँ, अरे वो एक्सपेंस यहाँ पे कुछ नहीं, हटा दो इसको। फिर क्या होता है कि एक इंटरेस्ट हमें 30 सितंबर मतलब अलग अलग डेट्स पे इंटरेस्ट रिसीव होता है ना, तो वो इंटरेस्ट की अकाउंटिंग भी हम करेंगे। यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, बैंक में हम रिसीव करेंगे तो सिर्फ इंटरेस्ट में अकाउंटिंग, और फिर इन सबको एडजस्ट करके हमारे पास क्या बचता है, बैलेंस कैरी डाउन। किसी भी साइड हो सकता है।
हो गया। ठीक है, इलस्ट्रेशन 1। इलस्ट्रेशन 1 रीड करो। क्या हो गया? ये नेपाली से गमला अब पढ़ लो। An unquoted long-term investment is carried in the books at cost 2 लाख। ठीक है, हमें समझ में आ रहा है कौन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ध्यान में रखना है क्योंकि लॉन्ग टर्म और करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग अलग अलग है ना। इसकी कॉस्ट कितनी है? 2 लाख। The published accounts of the unlisted company received in May 2021 showed that the company was incurring cash losses with declining market share and the long-term investment may not fetch more than ₹20,000। क्या हो रहा है यहाँ पर? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हमारी कॉस्ट थी कितनी? 2 लाख रुपए, लेकिन क्योंकि उस अनलिस्टेड कंपनी को क्या हो रहे हैं? लॉस इनकर हो रहे हैं, तो इसकी वजह से उनके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो हो गई है डिक्रीज, और अब वो डिक्रीज होकर के कितनी हो गई है? ₹20,000। मतलब यहाँ पर डिक्लाइन कितने का हो गया? 1,80,000 रुपये का डिक्लाइन हो गया। हाउ विल यू डील विद दिस इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ आर लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021? बाकी का P&L में लेकर के जाएंगे, हमने लिखा था अभी। ठीक है, एज स्टेटेड इन द क्वेश्चन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 are still under preparation. The answer have been given on the assumption that financial statements are yet to be completed and approved by the board of directors. Also, the fall in value of investment has considered on account of the condition existing on the balance sheet date. ये जो लाइन लिखी है ना, ये एक्चुअल में दूसरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को रेफर करके लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पर हम ये मानते हैं कि ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये वाली जो लाइन लिखी है ना, यहाँ पर ये वो बोल रहे हैं कि जिस दिन हम बैलेंस शीट बना रहे हैं ना, उस दिन ये वाली कंडीशन एग्जिस्ट करती थी या नहीं करती थी, उसकी ये बात कर रहे हैं। तो हमें पहले से पता था कि हमारी कंपनी लॉस इनकर कर रही है, तो ये जो कंडीशन ये पहले से एग्जिस्ट करती थी। तो जब कभी भी कोई भी ऐसी कंडीशन होती है ना कि जब हम बैलेंस शीट बना रहे होते हैं और उसके पहले से वो कंडीशन एग्जिस्ट करती होती है, तो हम उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट करके दिखाते हैं। ये बात AS 13 नहीं बोलता, दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है, लेकिन वो बात आपको समझने वाली है कि सपोज़ हम इस दिन पे बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इससे पहले अगर कोई ऐसी कंडीशन एग्जिस्ट करती थी जिसकी वजह से हमारी बैलेंस शीट पे इफेक्ट पड़ेगा और हमें पहले से वो पता था, तो उस चीज़ की वजह से हम बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट करते हैं। लेकिन अगर हमें नहीं पता होता, वो कंडीशन पहले से एग्जिस्ट नहीं करती होती है ना, तो हम बैलेंस शीट को एडजस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, हम बस उसको बाद में हमारी बोर्ड रिपोर्ट में बस उसके फैक्ट्स को डिस्क्लोज करते हैं कि ऐसा हुआ था, लेकिन हम उसको बैलेंस शीट में एडजस्ट नहीं करते। ठीक है, ये वाला पूरी जो बात है ये AS 13 नहीं, दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है, लेकिन ये ध्यान में रखने वाली बात है। ऑल्सो द फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हैज़ कंसिडर्ड ऑन द अकाउंट ऑफ द कंडीशंस एग्जिस्टिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट। तो इस क्वेश्चन पे ये कंडीशन पहले से एग्जिस्ट करती थी। इन्वेस्टमेंट क्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शुड बी कैरिड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट कॉस्ट। ये भी हमने देखा था, जब हमने वैल्यूएशन देखा था तो उसमें क्या लिखा था, करंट इन्वेस्टमेंट को हम कैसे वैल्यू करते हैं, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, और लॉन्ग टर्म को कैसे करते हैं, एट कॉस्ट। हाउएवर द प्रोविजन फॉर डिम्यूनेशन शुड बी मेड टू रिडक्शन being determined and made with for each investment individually. AS 13 accounting for investment states that indicator of the value of an investment are obtained by reference to its market value. The investee's asset
result and expected cash flows from the investment on the above basis facts given case clearly suggests that provision for diminution should be made to reduce the carrying amount of long term investment to 20,000 in the financial statement. तो हम प्रोविजन भी क्रिएट करेंगे और यहाँ पर P&L वाली बात भी लिख सकते हैं. तो हम उसे रिड्यूस करके कितने पर ले जाएंगे? 20,000 पे ले जाएंगे. इलस्ट्रेशन 2. अलग ही कहानी चल. क्या क्या बात कर रहे हो? पढ़ लो थोड़ी देर. क्या हो गया? अच्छा, इलस्ट्रेशन 2 लास्ट. ठीक है, इलस्ट्रेशन 1 समझ में आया? ठीक है. एक्स लिमिटेड ऑन 1st of January मेड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 600 lakhs इन इक्विटी शेयर ऑफ वाई लिमिटेड, of which 50% made in long term category and rest temporary investment. आधा आधा हो गया current और long term investment. The realizable value of all such investment became 200 lakhs as Y Limited lost a case in copyright. अब इनकी realizable value मतलब सब की पूरे 600 की realizable value कितनी हो गई है? 200 लाख हो गई है. From the given market condition, it is apparent that the reduction in the value is not temporary. Not temporary का मतलब क्या हो गया? Permanent nature का है. How will you recognize the reduction in financial statement for the year ended 31st March? तो इसमें हमने वो जो टेबल बनाई थी ना, वो वाला पूरा एक्सप्लेन करके लिखना होगा. X Limited invested 600 lakhs in the equity share of Y. Out of the same, the company hold 50% on long term period. मतलब कि 600 का 300 लाख long term period में and remaining 300 as current investment. ठीक. Irrespective of the fact that investment have been held by only 3 months, 1st to 31st March. 3 महीने के लिए तो हेल्ड करा, 31st मार्च में तो बैलेंस शीट डेट हो गई. AS13 lays emphasis on the intention of the investor to classify the investment as current and long term, even though the long term investment may be readily marketable. In the given situation, the realizable value कितनी हो गई थी? 200 लाख. तो उसमें से obviously जब हमने 600 का आधा 50% करा था, तो उस पूरे की वैल्यू रिड्यूस होकर 200 हो गई. तो 200 का भी 50% कर देंगे. 100 करंट का चला जाएगा और 100 लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का. एज पर AS13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट द कैरिंग अमाउंट ऑफ द करंट इन्वेस्टमेंट. करंट इन्वेस्टमेंट को कैसे वैल्यू करते हैं? कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर. इन रिस्पेक्ट ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट फॉर विच एन एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट, market value generally provides the best evidence of fair value. Accordingly, carrying value of investment held as temporary investment shown at realizable value at 100 lakh, the reduction of 200 lakh in carrying amount of current. ठीक है ना. हमने कितने का लिखा था? करंट 600 लाख टोटल थे. 600 का हमने आधा बांटा था 300 और 300 पे. फिर 200 उसकी रियलाइजेबल वैल्यू थी, तो उसमें हमने आधा बांट दिया था 100 पे. तो इसकी कितनी आ गई? 200 से रिड्यूस हुआ, वही लिखा है. रिडक्शन कितने का हुआ? 200 का रिडक्शन हुआ. द स्टैंडर्ड फर्दर स्टेट्स दैट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आर यूजुअली कैरिड एट कॉस्ट. तो करंट का हमें पता है कॉस्ट और फेयर वैल्यू लोअर, और लॉन्ग टर्म का हमें पता है एट कॉस्ट. However, when there is a decline other than temporary in the value of long term investment, the carrying amount is reduced to recognize the decline. हमने ये भी लिखा था कि जब परमानेंट डिक्लाइन होगा तब हम ले लेंगे कैरिंग अमाउंट और कॉस्ट का विच एवर इज लोअर वाला अमाउंट. हेयर Y Limited lost the copyright which drastically reduced the realizable value in share to 1/3, which is quite a substantial figure. Losing a case of copyright may affect the business and performance of the company in long run. Accordingly, it will appropriate reduce by 200 lakh and show investment at 100 lakh. तो हम 200 लाख से कम करके हम शो करेंगे इन्वेस्टमेंट को एट ₹100 lakh एट रियलाइजेबल वैल्यू. सिंस द डाउनफॉल ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर्स इन इज अदर देन टेम्पररी, द रिडक्शन ऑफ 200 लाख इन कैरिंग वैल्यू हम कहाँ पर ले जाएंगे उसको? P&L में. तो सिंपल
क्वेश्चन क्या था, 600 की इन्वेस्टमेंट थी, 300 बांट दिया था। अब रियलाइजेबल वैल्यू 200 बोला गया था, तो हम रियलाइजेबल वैल्यू उसको 100 पे वैल्यू करेंगे और जो रिडक्शन हुई है 200 की उसको हम कहाँ ले जाएंगे, P&L में ले जाएंगे। ठीक है, बस इसमें आपको एक्सप्लेन करते हुए पूरा वो जो हमने टेबल्स बना के लिखे थे वो एक्सप्लेन करते हुए आपको लिखना होगा। ठीक है।